हे गाइज, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं डू, डज और डिड। बच्चे इस टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि डू डज का इस्तेमाल हम कैसे करें, कहां पर करें। और दूसरी बात, उनको ये जो डू डज और डिड है ना, इसके जितने भी प्रयोग हैं वो उनको एक साथ नहीं मिल पाते, है ना। लेकिन आज की इस वीडियो में इनका जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो बेसिक हो चाहे एडवांस्ड हो, सब कुछ आपको एक इसी वीडियो में मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट है क्या, कहां पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, यहां पर जो डू, डज और डिड है, इन तीनों को एक तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं और एक जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब ये जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, ये एक तो आपके टेंसेस के अंदर पाए जाते हैं और एक आपके सिंपल सेंटेंसेस के अंदर पाए जाते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये टेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस क्या कोई अलग अलग है क्या? जी हाँ, बिल्कुल अलग है। ये जो टेंसेज होते हैं ना, इनमें आपकी वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। लेकिन जो आपके सिंपल सेंटेंसेज हैं, इनमें आपकी वर्ब नहीं होती। क्या नहीं होती? वर्ब नहीं होती। ये विदाउट वर्ब के होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि टेंसेज में वर्ब होगी और सिंपल सेंटेंसेज में वर्ब नहीं होगी। इनके एग्जाम्पल्स भी हम आगे देखेंगे। अब ये जो डू डज है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में तो आपको पता चल गया कि कहां कहां पर इस्तेमाल होंगे। दूसरी बात, इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया, ठीक है। और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, ठीक है। तो इसको हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो डू, डज और डिड है ना, इनका जो इस्तेमाल है हम टेंसेज में देखिए कहां पर करेंगे। टेंसेज में हम कहां पर करेंगे? एक तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में करेंगे और एक पास्ट के इंडेफिनिट में करेंगे। अच्छा, सभी टेंसेज को छोड़कर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को ही क्यों चुना इनका इस्तेमाल करने के लिए? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर और कहीं क्यों नहीं कर सकते, इनमें ही क्यों करना है। तो देखिए, आप जानते होंगे कि जो आपकी सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये तो आप जानते हैं कि ये सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो उनमें क्या होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना पड़ता है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ता है? नोट लगाना पड़ता है। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है, इनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें डायरेक्ट वर्ब आती है और वर्ब के साथ आपको एस या ईएस लगाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। तो देखिए, यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है, जबकि हमें नोट लगाने के लिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दूसरा जो पास्ट का इंडेफिनिट है, इसमें देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट इकलौता ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए, इन दोनों में ही कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब का नाम तक नहीं है और हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए जरूर, हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इन दोनों के। तो इंग्लिश में क्या किया गया कि इनमें आपको प्रेजेंट जो है ना, इसमें क्या किया गया कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसमें डू डज को मान लिया गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। किसमें? प्रेजेंट में। और जो पास्ट है, इसमें आपका डिड को हेल्पिंग वर्ब मान लिया गया और उन्होंने बोला अब आप इनके बाद क्या लगा दो? नॉट लगा दो। इनके बाद क्या लगा दो? नॉट लगा दो, ठीक है। तो आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब देखिए, हमें इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब मिल गई है। अब जैसे ही हमें हेल्पिंग वर्ब मिली, अब हमारे लिए आसान हो गया अपनी सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाना। अब चाहे इंटरोगेटिव बना हो चाहे नेगेटिव बना हो, अब आपके दोनों बनेंगे, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डू डज का कि ये इस्तेमाल क्यों होते हैं इन टेंसेज में, ठीक है।
और बाकी जो है उनमें देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि जो प्रेजेंट में देखिए प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, परफेक्ट में हैज हैव होती है ना। इसी तरह से पास्ट के कंटिन्यूअस में वाज वर होती है, परफेक्ट में हैड होती है, फ्यूचर में विल आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना। लेकिन ये दोनों ऐसे थे जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो इनकी इस कमी को पूरा करने के लिए इंग्लिश में डू डज को लगाया गया कि भाई आप डू डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करो। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब चलिए हम देखते हैं कि ये जो डू डज है ना, इनको किस तरह से हमें मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह से इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करना है। मेन वर्ब मैंने आपको बताया था पीछे कि इनको दो तरह से इस्तेमाल करेंगे, एक मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, एक हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब जो ये वर्ब है ना, मेन वर्ब का मतलब है वो वाली वर्ब जिसकी फॉर्म्स होती है, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, है ना, ये होती है मेन वर्ब। ठीक है, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये तो सहायक क्रिया होती है। अब जो ये डू है ना, इस डू का हिंदी में मतलब होता है करना, कोई काम करना। ठीक है, डू का हिंदी में मतलब होता है करना, कोई काम। ठीक है, अब डू आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है। इसकी दूसरी फॉर्म कौन सी है? डिड है। इसकी तीसरी फॉर्म कौन सी है? डन है। फोर्थ फॉर्म है डूइंग और फिफ्थ फॉर्म है डज। ठीक है, अब ये आपको पता चल गई कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी मेन वर्ब। ठीक है, यानी कि जब आपको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करना हो। मेन वर्ब मतलब कौन सी वर्ब? अब जैसे ये स्ट्रक्चर था सेंटेंस को बनाने का, किसी भी सेंटेंस को बनाने का, कि इसमें ये देखिए, ये जो वर्ब आई है ना, ये वाली वर्ब जो आई है, ये वाली, ये होती है आपकी मेन वर्ब। ठीक है, और ये एचवी का मतलब है जो सब्जेक्ट के बाद आती है, ये होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जब आपको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करना हो तो आपको ये वाली वर्ब की जो फॉर्म्स है वो याद होनी चाहिए। लेकिन जब इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पांचों की पांचों ही हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी, नहीं। इनमें से एक तो आपका डू बन जाएगा, एक डज बन जाएगा और एक डिड। बाकी इनमें से जो डूइंग और डन है, डन और डूइंग है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेंगे। ठीक है, ये मेन वर्ब ही रहेंगे हमेशा। तो आपको समझ में आ गया, डू, डज और डिड को हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए इनको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं और अच्छे से इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इनका प्रयोग हमें कैसे करना है। अब पहले हम ये देखेंगे कि इनको प्रयोग कैसे करें, कहां पर करें, है ना, प्रेजेंट में करें, पास्ट में करें। वैसे तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट है उसमें डू डज लगेगा, यानी कि डू डज का इस्तेमाल आपको प्रेजेंट के वाक्यों में करना है। जहां पर भी आपको डू डज दिखे तो आपके मन में एक ही ख्याल आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है आपका, ये किसका हो सकता है? ये सेंटेंस आपका हो सकता है प्रेजेंट का। यदि किसी सेंटेंस में आपको डिड दिखे तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका पास्ट का सेंटेंस हो सकता है। किसका? पास्ट का सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाना है, ही के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, सर हमें कैसे पता चलेगा? एक बात समझिए, अभी यहां पर हमने क्या सीखा था कि डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, यानी कि प्रेजेंट में किसका इस्तेमाल होता है? डू डज का। ठीक है, डू और डज का। अब यहां पर एक चीज देखिए, यानी कि हमें क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब डू डज। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें डू डज लगाना है ना, उसके बाद आपकी वर्ब आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब हमारे पास यहां पर क्या है? ऑप्शन है। हमारे पास यहां पर क्या है? ऑप्शन है कि हम सब्जेक्ट के साथ डू लगाएं या डज लगाएं, क्योंकि दोनों को एक साथ तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सब्जेक्ट बताएगा कि भैया मुझे डू चाहिए या डज चाहिए, ये सब्जेक्ट आपका बताएगा। अब सब्जेक्ट क्या कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, या किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है, राहुल, देवेंद्र, ललित, कुछ भी नाम हो सकता है किसी का। ठीक है, यदि उसका कुछ नाम है तो उन सब के साथ डज बोलता है कि भैया मुझे प्रयोग करो, मेरा इस्तेमाल करो इन सब के साथ, चाहे ही आए, चाहे सी आए, चाहे इट आए, किसी व्यक्ति का नाम आए, इन सब के साथ मुझे इस्तेमाल करो। और ये जितने भी वर्ड्स है ना, इन सब को हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तीसरे व्यक्ति होते हैं और ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, सिंगल होते हैं। तो इन वर्ड्स को, यानी कि ही, सी, इट को और किसी व्यक्ति के नाम को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डज का इस्तेमाल तो हो गया। अब इनके अलावा, ही, सी, इट के अलावा जो भी बचेगा, अब डू बोल रहा भी है, जो भी बचा कुछ है ना, वो आप मेरे साथ इस्तेमाल कर लो, मैं सबके साथ राजी हूं, मुझे ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि भैया मेरे साथ इसको इस्तेमाल करो। डू बोल रहा है इन सब को छोड़ करके, यानी कि ही, सी, इट को छोड़ करके अब जो भी बच गया है, क्या क्या बच गया है, जैसे कि बच गया वी, आई, दे, है ना,
और यू, ये सब बच गए हैं। तो ये जो डू है ना, ये बोल रहा है कि भैया इन सब के साथ ना मुझे इस्तेमाल कर लो, मैं रेडी हूं इनके साथ इस्तेमाल होने के लिए, ठीक है। तो ही सीट को छोड़कर जो बच गया सबके साथ डू का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर हमारे पास क्या था, यहां पर हमारे पास था ऑप्शन, ठीक है, कि हमें डू लगाना है या फिर हमें डज लगाना है। लेकिन अब जो आपका डिड आएगा, क्या आएगा, डिड आएगा, है ना, तो हमने लिख दिया डिड, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद डिड लिख दिया। अब यहां पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब हम कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब अब सब्जेक्ट बोला भी है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो तू इसका जितने भी है ना, तुम में जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ अकेला तुम ही इस्तेमाल हो जाओ। अब ये जो डिड है ना, इसने बोला ठीक है हम सबके साथ इस्तेमाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबके साथ हम क्या हो जाएंगे, इस्तेमाल हो जाएंगे, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो डिड सबके साथ इस्तेमाल होता है, डज ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ इस्तेमाल होता है, डू ही सी इट को छोड़कर जो भी बच जाता है उन सब के साथ आपको डू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहां तक। आगे देखिए, अब हम देखने वाले हैं इसमें नेक्स्ट कि ये जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे ना, ये पीछे भी हमने देखे थे। तो इधर मैंने लिए हैं प्रेजेंट के, किसके, प्रेजेंट के, ठीक है, और इधर मैंने लिए हैं आपके किसके, पास्ट के, ठीक है। तो इधर पास्ट के हैं, देखिए, मैं आम नहीं खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, ये किसका सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस, कि आप किसी काम को नहीं करते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। तो मतलब करते हैं या नहीं करते हैं, अब नहीं करते हैं तो नेगेटिव बन गया, करते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो मैं आम नहीं खाता हूं, ठीक है। अब सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर जो था वो ये था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर वर्ब लिखनी है, और फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लिखना है। और यदि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो अब मैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, तो मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि इसमें आप डू डज का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बोलोगे, आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं, तो आई सब्जेक्ट है, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका इसलिए आया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ईट आपकी वर्ब है, और मैंगो आपका एक तरह से अदर वर्ड्स में यानी कि ऑब्जेक्ट आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर नेक्स्ट है मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहां पर देखिए आई था तो डू आ गया, लेकिन माई ब्रदर, ये एक व्यक्ति के बारे में बात किया गया है ना, तो इसके साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है, माई ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मोहन को मालूम नहीं है, मोहन को क्या नहीं है, मालूम नहीं है, तो बोलेंगे मोहन डजंट नो, या फिर मोहन डज नॉट नो, तो मोहन कुछ नहीं जानता, मोहन को मालूम नहीं है, इस तरह से आप बनाओगे। क्या वह रोज यहां आती है, क्या वह रोज यहां आती है, तो बोलेंगे डज सी कम हेयर डेली, डज सी कम हेयर डेली, क्या वह रोज यहां आती है, इस तरह से आप बना सकते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी चाय रोज पीते हैं, तो बोलेंगे डज योर फादर टेक टी डेली, डज योर फादर टेक टी डेली। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये इंटरोगेटिव वाले हैं, देखिए इनमें सवाल पूछा गया है ना। तो इंटरोगेटिव वाले में क्या करते हैं, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। अब तक तो हम देखिए सब्जेक्ट से पीछे लिख रहे थे हेल्पिंग वर्ब को, लेकिन जब इंटरोगेटिव की बात आएगी तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गए प्रेजेंट के इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। अब यदि हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहां पर जैसे डू और डज था, सिर्फ इनको हमें किस में रिप्लेस कर देना है, डिड में रिप्लेस कर देना है। जैसे आप डिड में करोगे आपके जो सेंटेंसेज हैं वो पास्ट में बन जाएंगे। जैसे कि मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद नहीं की, तो मैं बोलूंगा माई फादर डिड नॉट हेल्प द पुअर। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद अब डिड लगा दिया, अब हमें डू डज नहीं लगाना क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। क्या उसने मेरी मदद की थी, तो बोलेंगे डिड ही हेल्प मी, ठीक है, इस तरह से। बच्चे क्यों सो गए, वाई डिड चिल्ड्रन स्लीप, ठीक है। मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट हिम अ लेटर। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो आपका डू डज और डिड है, इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, चाहे डू हो, डज हो, डिड हो, कोई भी क्यों ना हो, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। क्या वह मुझसे नफरत नहीं करती थी, तो बोलेंगे डिड सी हेट मी, ठीक है, इस तरह से आप इनके सेंटेंसेस को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि डू और डज के साथ हम कई बार हैव भी लगा देते हैं, ठीक है, तो इनका क्या मतलब निकलता है। देखिए जब आप डू और डज के साथ हैव लगाओगे ना,
तो यहां पर इनके दो सेंस निकलेंगे, एक तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, एक ये इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इनसे नेगेटिव भी बना सकते हैं और इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं जब आप डू डज के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट लगाना है। और जो सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होगा ना, वो ये होगा, नेगेटिव को सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये डू और डज आ जाएंगे, उसके बाद, ठीक है, अब क्या लिखना है, आपको नॉट लगाना है और फिर आपको हैव का इस्तेमाल करना है। ये तो हो जाएगा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इंटरोगेटिव के में क्या होगा, ये जो डू डज है ना, ये उठ के सब्जेक्ट से आगे आ जाएंगे बस। अब जैसे कि यहां पर देखिए, सब्जेक्ट से उठ के आ गया आगे डज, तो कैसे बना है, डू या डज पहले आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका आ गया हैव, और फिर आपका आ गया ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपके अदर वर्ड्स थे। जैसे कि इनका मतलब होता है कि किसी के पास कोई चीज है या किसी के पास पास्ट में कोई चीज थी, ठीक है। यदि प्रेजेंट में किसी के पास कोई चीज है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उसको नेगेटिव बनाने के लिए डू डज का, या इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू डज का। यदि उसी को हमें पास्ट में लेकर जाना हो तो हम यूज करेंगे डिड का। जैसे कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, अब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो हमने क्वेश्चन किया है, तो कैसे बोलेंगे, डू यू हैव अ कार। तो डू या डज इनमें से एक आ गया, सब्जेक्ट यू है, फिर उसके बाद हैव आ गया, और एक कार आपका अदर वर्ड्स में यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह आ गया। तो डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है। उसके पास यह किताब नहीं है, उसके पास यह किताब नहीं है, ठीक है। अब ये नेगेटिव वाला है, यहां पर देखिए कोई भी इंटरोगेटिव की तरह जो है क्या क्यों ऐसा नहीं है ना। तो तुम्हारे पास किताब नहीं है तो बोलेंगे ही डजंट हैव दिस बुक, उसके पास यह किताब नहीं है। तो ये तो हो गए प्रेजेंट के डू डज बनाकर। अब यदि हम इसको पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डू डज को किस में रिप्लेस करना है, डिड में रिप्लेस करना है। क्या तुम्हारे पास गाड़ी थी, तो बोलेंगे डिड यू हैव अ कार, डिड यू हैव अ कार, इस तरह से। क्या उसके पास यह किताब नहीं थी, क्या उसके पास यह किताब नहीं थी, तो बोलेंगे डिड ही हैव, सॉरी ये नेगेटिव नहीं है, ये खाली क्वेश्चन मार्क वाला है। क्या उसके पास यह किताब थी, खाली क्वेश्चन मार्क है, तो बोलेंगे डिड ही हैव दिस बुक, इस तरह से, ठीक है। क्या तुम्हारे भाई हैं, ये इंटरोगेटिव वाला है, तो बोलेंगे डू यू हैव ब्रदर, डू यू हैव ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई हैं। अगर ज्यादा भाई के बारे में पूछ रहे हैं तो आप ब्रदर्स लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या तुम्हारा भाई था, ठीक है, तो ये पास्ट में चला गया, तो देखिए डू डज को सिर्फ डिड में रिप्लेस करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके पास कार नहीं है, तो बोलेंगे ही डजंट हैव अ कार, ही डजंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। उसके पास कार नहीं थी, तो बोलेंगे ही डजंट हैव अ, सॉरी ही डिडंट हैव अ कार, ठीक है। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक प्लस पॉइंट बता देता हूं कि अभी हमने जो पीछे देखा था कि ये जो डू डज है ना, अब ये चाहे डू हो, डज हो या डिड हो, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी, है ना। अब पीछे हमने एक चीज देखी, अभी हमने पीछे क्या देखी कि जो आपका ये है डू डज और डिड है, इन सब के साथ देखिए हैव ही लग रहा है, हैव इसमें चेंज नहीं हुआ है ना। क्यों, क्योंकि हैव जो है ना वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि हैव जो है ये वर्ब की पहली फॉर्म है, इसकी दूसरी फॉर्म है हैड, इसकी तीसरी फॉर्म है हैड, इसकी फोर्थ फॉर्म है हैविंग, ठीक है, और इसकी जो पांचवी फॉर्म है वो है आपकी हैज, ठीक है। ये है पहली फॉर्म, ये है दूसरी फॉर्म, ये है तीसरी फॉर्म, ये है इसकी चौथी फॉर्म, और ये है इसकी पांचवी फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए हमने चाहे डू डज के साथ क्या यूज किया था, हमेशा हैव का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। एक जो डू डज है ना, इनका इस्तेमाल हम यहां पर करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता तो है या करता तो था, करता तो है या करता तो था, वहां पर भी आप डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करता ही तो था, जैसा आप बोलते हैं ना, मैं पढ़ता ही तो था, या फिर मैं पढ़ता तो था, मैं जाता तो था, मैं जाता ही तो था, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं लिखता ही तो मैं मतलब ये प्रेजेंट का है, इधर वाले प्रेजेंट के हैं और इधर वाले आपके पास्ट के हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बोलेंगे, मैं लिखता ही तो हूं, तो बोलेंगे आई डू राइट। अच्छा, ये हमने डू डज इसमें बीच में क्यों लगाए सब्जेक्ट के बाद, यहां पर तो कोई नेगेटिव वाला सेंस भी नहीं है, ये इसलिए लगाए ताकि आपको जो सेंटेंस है ना उस पर बल मिल सके। अब यदि मैं इसमें बल ना दूं और ऐसे बोल दूं मैं लिखता हूं, ये तो अलग सेंटेंस हो गया ना, मैं लिखता हूं, है ना। तो मैंने यहां पर क्या किया, जैसे मैंने बोला मैं लिखता हूं, तो मैंने यहां से ये जो है ना,
ये गायब कर दिए, मैं लिखता हूं। अब ये सिंपल सेंटेंस बन गया, तो इसमें अब आपको डू को लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आई राइट, ठीक है। लेकिन आप बोलना चाहते हैं मैं लिखता तो हूं, मतलब आप सेंटेंस पर जोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। और जब भी आप सेंटेंस पर जोड़ देना चाहते हैं तो अब आपको यहां पर डू डज को लिखना पड़ेगा। तो आई डू राइट। अब यहां पर पास्ट में बनाने के लिए मैं लिखता तो था या फिर मैं लिखता ही तो था, है ना, एक ही मतलब है। तो अब मुझे पास्ट में क्या करना है, डिड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पास्ट में तो मैं डू डज लगा नहीं सकता, तो मैं बोलूंगा आई डिड राइट, इस तरह से। वह दौड़ता ही तो है, तो ही डज रन। वह दौड़ता ही तो था, पास्ट में बन गया ही डिड रन, इस तरह से। वह उसे बुलाता तो है, तो बोलेंगे ही डज कॉल हिम। मैं उसे बुलाता तो था, तो बोलेंगे आई डिड कॉल हिम, आई डिड कॉल हिम, इस तरह से। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, तो बोलेंगे रवि डज लर्न इंग्लिश, ठीक है। और रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था, तो रवि डिड लर्न इंग्लिश। तो मैंने एक जैसे इसलिए लिए हैं ताकि आपको इनमें फर्क पता चल सके कि प्रेजेंट में और पास्ट में फर्क कहां पर आया है। देखिए कहीं पर भी फर्क नहीं है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है ना जो यहाँ पर डू डज लगा हुआ है, सिर्फ इसी में फर्क आया है ना, और कहीं पर कोई फर्क यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए, अब यहां पर हम देखेंगे जो डिड है ना, इसका एक मतलब और होता है कि जब आप किसी काम को करते ही रहे, पास्ट में किसी काम को करते ही रहे। अब जैसे आपने इस टाइम पर जब से वीडियो स्टार्ट हुई है तब से अब तक सिर्फ वीडियो ही देखी है, वीडियो के अलावा कुछ और काम नहीं किया है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि तुमने वीडियो ही देखी है, मतलब वीडियो के अलावा और कुछ नहीं किया, यानी कि आप वीडियो ही देखते रहे, आप वीडियो ही देखते रहे लास्ट के 10 मिनट से, है ना। तो मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करता ही रहा, मतलब उसने कुछ और नहीं किया, खाली वही काम किया इकलौता, है ना। तो वहां पर हम डिड का देखिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं सुनता ही रहा, तो मैं बोल सकता हूं आई डिड नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया, बट लिसन, परंतु बस सुना, मैं सुनता ही रहा, आई डिड नथिंग बट लिसन, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सुनता रहा। वह बोलती ही रही, तो बोलेंगे सी डिड नथिंग बट स्पीक, सी डिड नथिंग बट स्पीक, वह बोलती ही रही। मैं देखता ही रहा, तो बोलेंगे आई डिड नथिंग बट सी, ठीक है। वे पढ़ाते ही रहे, दे डिड नथिंग बट टीच, इस तरह से बता सकते हैं। वह काम करती ही रही, तो बोलेंगे सी डिड नथिंग बट वर्क, सी डिड नथिंग बट वर्क, वह काम करती ही रही। इस तरह से आप अपनी सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको डू डज का जो इस्तेमाल है ना वो अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि डू डज और जो आपका डिड है ना, डू डज और डिड है, इनका इस्तेमाल किसके साथ होता है, हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ होता है। और ये ज्यादातर एक तो नेगेटिव सेंटेंसेज में इस्तेमाल होंगे, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में इस्तेमाल होंगे, है ना। इनका कहां कहां पर होगा, एक तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा और एक पास्ट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए। एक सिंपल सेंटेंसेज में भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं उनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के लिए। इनकी जो फॉर्म्स होती हैं उसमें पहली फॉर्म डू होगी, जो दूसरी फॉर्म है वो डिड होगी, तीसरी फॉर्म होगी डन, फोर्थ फॉर्म होगी डूइंग, ठीक है, और इनकी जो फिफ्थ फॉर्म है वो होगी डज, ठीक है। तो ये इसकी पांचों फॉर्म्स होती हैं। तो एक बार मैंने फिर से आपको रिवाइज करा दिया है, आप इनके नोट्स बनाइए अच्छे से ताकि आपको कभी परेशानी ना हो आगे, ठीक है। जब भी आप भूले नोट्स में जाकर देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो को भी कभी ढूंढने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं, वह अंग्रेजी नहीं जानता है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि वह अंग्रेजी नहीं जानता है, ठीक है, कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।